भोपाल की शाम थोड़ी ठंडी थी। शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की टीम सब संभाल रही थी। शहर में आज थोड़ी हलचल ज़्यादा थी, क्योंकि नई कलेक्टर अनन्या सिंह ने पदभार संभाला था। अनन्या नाम ही काफ़ी था। 28 साल की इस अनाथ लड़की ने आईएएस बनकर वो मुकाम हासिल किया था जिसके लिए लोग बरसों तक सपने देखते हैं। उसका चेहरा सख्त था, आवाज़ में आदेश और आंखों में ईमानदारी की चमक। शहर के बड़े बड़े अधिकारी भी उसके सामने सावधान खड़े हो जाते थे। उधर शहर के दूसरे कोने में आरव मेहरा का नाम हर जगह गूंज रहा था। 32 साल का ये बिजनेसमैन अकेले दम पर अरबों की कंपनी खड़ा कर चुका था। लोग कहते थे कि उसके सामने बड़े बड़े कारोबारी भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके डिसीजन तेज, समझदारी से भरे और कभी कभी निर्दयी भी होते थे, लेकिन वो दूसरों के सामने जितना स्ट्रॉन्ग था, दिल में कहीं ना कहीं उसे अपनी अधूरी जिंदगी की तलाश थी। उस दिन एक एनजीओ ने शहर के विकास को लेकर एक मीटिंग रखी थी। आईएएस अनन्या सिंह बतौर चीफ गेस्ट वहां पहुंची थी। मीडिया का जमावड़ा था, कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। स्टेज पर अनन्या ने आते ही अपने शब्दों से सबको बांध लिया। शहर का विकास सिर्फ इमारतें खड़ी करने से नहीं होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने से होगा। हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, औरतों की सुरक्षा चाहिए, बाकी सब बाद में। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन तभी सामने से आरव मेहरा उठ खड़ा हुआ। उसका सूट, उसकी चाल और उसके चेहरे का आत्मविश्वास साफ बता रहा था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं। मैडम कलेक्टर, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, शहर का विकास पैसों से होता है और पैसा हम जैसे लोग कमाते हैं। अगर बिजनेस नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएंगे, और बिना टैक्स के स्कूल अस्पताल सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। सारी निगाहें उनके बीच टिक गई। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर मेहरा, उसने मुस्कुराए बिना जवाब दिया। लेकिन बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज के लिए भी होना चाहिए। अगर आपके मुनाफे से लोगों की ज़िंदगी ना बदले तो वो मुनाफा किसी काम का नहीं है। हाल में सन्नाटा फैल गया। आरव की आदत थी कि लोग उसकी बात काटने से डरते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने इतनी ठंडक और शक्ति से उसे जवाब दिया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग, उसने बुदबुदाते हुए कहा और वापस बैठ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया ने दोनों से सवाल करने शुरू किए। कैमरों की रोशनी में जब अनन्या बाहर निकली तो आरव सामने आ खड़ा हुआ। आप में दम है, उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा। अनन्या ने अपना पर्स संभालते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे आपकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तारीफ नहीं कर रहा, आरव बोला, बस इतना कह रहा हूँ कि आपकी तरह के लोग कम ही मिलते हैं। अनन्या बिना जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठ गई। आरव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सिर्फ किसी चुनौती के सामने आती थी। तो खेल शुरू होता है मिस आईएएस, उसने धीमे से कहा। शहर की ये पहली मुलाकात एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे आग में बदलने वाली थी। आरव मेहरा, जो बिजनेस की दुनिया में लोहे का आदमी माना जाता था, उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी असली कमजोरी अब उसके सामने खड़ी हो चुकी है। आईएएस अफसर अनन्या सिंह। सुबह सुबह कलेक्टर ऑफिस में फाइलों का अंबार लगा था। हर कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि नई कलेक्टर अनन्या सिंह देर सवेर बर्दाश्त नहीं करती। अनन्या खुद अपनी टेबल पर बैठी एक रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसकी पीए ने आकर कहा, मैडम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है, नाम है आरव मेहरा। अनन्या ने चश्मा उतार कर उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोली, उन्हें कहो कि अपॉइंटमेंट के बिना मुझसे नहीं मिल सकते। पीए अभी लौटने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अंदर कदमों की आहट गूंज उठी। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं मैडम, आवाज़ आई, जिन्हें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अनन्या ने ऊपर देखा। वही आरव मेहरा, ब्लैक सूट, हल्की मुस्कान और आंखों में वही चुनौती। मिस्टर मेहरा, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, यह सरकारी दफ्तर है, आपकी कंपनी का बोर्ड रूम नहीं। यहाँ नियम सब पर लागू होते हैं। आरव हंस पड़ा। मुझे नियम तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो फिर तैयार रहिए, यहाँ जुर्माना भी भरना पड़ता है। आप जो भी जुर्माना लगाएंगी खुशी खुशी भर दूंगा मैं।
ऑफिस का स्टाफ उनकी बातचीत सुनकर हक्का बक्का रह गया। किसी ने कभी कलेक्टर मैडम से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ठीक है, अनन्या ने गहरी सांस ली। अब बताइए, आप आए क्यों हैं? आरव कुर्सी पर बैठ गया जैसे वो किसी दोस्त के घर आया हो। असल में मैं आपसे कॉफ़ी पीने का ऑफ़र देने आया हूँ। क्या? अनन्या लगभग हंस पड़ी लेकिन खुद को संभाल लिया। देखिए मिस्टर मेहरा, मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। आरव ने हल्के से सिर झुकाकर कहा। फालतू नहीं मैडम, मैं आपको जानना चाहता हूँ। दुनिया आपको आईएएस अफसर मानती है लेकिन मैं आपके पीछे छिपे इंसान को देखना चाहता हूँ। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर सख्ती से बोली, मुझे आपका ये बचकाना खेल पसंद नहीं, बेहतर होगा आप चले जाएं। आरव मुस्कुराया, खड़ा हुआ और चलते चलते बोला, ठीक है लेकिन मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आप मानेंगी ज़रूर, देर सबेर। उसके जाते ही अनन्या ने खुद से कहा, ये आदमी बहुत अजीब है। अगले कुछ दिनों तक शहर में कई इवेंट्स हुए, कभी स्कूल इनॉग्रेशन, कभी महिला सुरक्षा पर सेमिनार। अनन्या जहाँ भी जाती किसी न किसी बहाने आरव वहाँ मौजूद होता। एक बार तो उसने बच्चों को खिलौने बांटने के कार्यक्रम में खुद ट्रक भरकर सामान भेज दिया। मीडिया ने तुरंत सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप कलेक्टर मैडम के हर प्रोग्राम में क्यों दिख जाते हैं? आरव ने हंसते हुए कहा, शायद किस्मत मुझे बार बार इनके पास ले आती है। अनन्या बगल में खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, किस्मत नहीं, आपकी चालाकी है। लेकिन ये मत भूलिए, मैं आसानी से किसी के झांसे में नहीं आती। आरव ने जवाब दिया, मुझे भी चालाकी से ज़्यादा ईमानदारी पर भरोसा है और मेरा इरादा साफ है। जो आसानी से मिल जाए वो आरव मेहरा को चाहिए भी नहीं। धीरे धीरे पूरा शहर नोटिस करने लगा कि बिजनेसमैन आरव मेहरा, जो आमतौर पर किसी से बात करने में समय बर्बाद नहीं करता, अब हर जगह कलेक्टर मैडम के आसपास नज़र आने लगा है। लोग गॉसिप करने लगे, कहीं ये दोनों, नहीं नहीं मैडम इतनी सख्त है, वो ऐसे किसी के झांसे में नहीं आने वाली। लेकिन आरव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन की बात है, अनन्या गांव का निरीक्षण करने निकली थी। सड़क टूटी फूटी हुई थी, बच्चों के स्कूल की हालत खराब। उसने तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई। उसी वक्त वहां आरव अपनी गाड़ी से पहुंचा। मैं मदद कर सकता हूं, उसने कहा। यह सरकारी काम है मिस्टर मेहरा, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्कूल की छत तो गिर रही है, जब तक फंड आएंगे तब तक बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मैं अस्थायी क्लासरूम बनवा सकता हूँ। अनन्या कुछ पल रुकी, उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सोच दिखी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन काम क्वालिटी से होगा, दिखावे के लिए नहीं। आरव ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। आपसे वादा है। उस पल अनन्या के दिल में पहली बार ये ख्याल आया, शायद ये आदमी सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा। उस रात जब वो अपनी डायरी लिख रही थी, उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में आरव मेहरा इतना बुरा नहीं, या फिर ये सब उसकी बिजनेस ट्रिक्स है? लेकिन कहीं गहराई में उसके दिल ने पहली बार हल्का सा धड़कना शुरू किया था। भोपाल का मौसम उस दिन थोड़ा भारी था। शहर की सबसे बड़ी खबर थी, मेहरा ग्रुप एक नए मॉल का उद्घाटन करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए पुराने पार्क की ज़मीन ली गई है। मीडिया में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, बच्चों का पार्क उजाड़कर मॉल, ये तो नाइंसाफ़ी है। और सीधा निशाना लगा कलेक्टर अनन्या सिंह पर। रिपोर्टर्स ने पूछना शुरू किया, मैडम, क्या आपने ये ज़मीन देने की परमिशन दी? अनन्या ने भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ बच्चों के खेलने की जगह कोई छीन नहीं सकता। शाम को कलेक्टर ऑफिस के बाहर भीड़ जमा थी, लोग नारे लगा रहे थे। तभी वहाँ आरव अपनी ब्लैक कार से पहुँचा। क्या हो रहा है? उसने गार्ड से पूछा। लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं साहब, कहते हैं आपने पार्क की ज़मीन हथिया ली। आरव सीधे अंदर चला गया। मैडम, उसने अनन्या के सामने आते ही कहा, आप जानती हैं ये इल्ज़ाम झूठ है। अनन्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तो साबित कीजिए, कागजात दिखाइए। आरव ने फाइल आगे रखी। ये देखिए, वो पार्क कभी म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में था ही नहीं। किसी अफसर ने गलत जानकारी फैलाई है, लेकिन मीडिया को बस सनसनी चाहिए। अनन्या ने फाइल पलटकर ध्यान से पढ़ी, सब साफ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, फिर भी मिस्टर मेहरा, आपकी छवि ऐसी है कि लोग मानते नहीं। शायद आपकी आदत है सब कुछ अपने हिसाब से करने की। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
और आपकी आदत है सबको शक की निगाह से देखने की। क्योंकि मैं आईएएस हूँ और मुझ पर जनता का भरोसा है, और मैं बिजनेसमैन लेकिन एक ईमानदार। कुछ पल दोनों की आंखें भिड़ी रही। एक अजीब सी खामोशी कमरे में फैल गई, जैसे नफरत और आकर्षण का संगम हो। उसी रात एक हादसा हुआ। उसी पार्क में जहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक आग लग गई। बच्चे और औरतें वहाँ फंस गए। अनन्या तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। धुआं इतना था कि लोग घबरा रहे थे। तभी एक दमदार आवाज़ आई, सब पीछे हटो। आरव अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा आग की तरफ दौड़ गया। लोग हैरान थे। एक अरबपति बिजनेसमैन अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उसने 2 बच्चों को उठाकर बाहर निकाला, फिर दोबारा अंदर गया। उसके चेहरे और कपड़ों पर धुआं और राख लग चुकी थी, लेकिन आंखों में वही हिम्मत थी। अनन्या ने चौंक कर देखा। ये पागल है क्या? उसने भी तुरंत दमकल वालों के साथ अंदर जाकर और बच्चों को निकाला। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। जब आखिरकार आग पर काबू पाया गया तो लोग ताली बजाने लगे। बच्चे अपने माता पिता से मिल गए और मीडिया के कैमरे हर जगह क्लिक कर रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये आरव मेहरा सच में हीरो है। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, हीरो सिर्फ ये हैं। उसने अनन्या की तरफ इशारा किया। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही। उसके दिल में पहली बार हल्की सी कपकपी हुई। क्या ये आदमी सचमुच सिर्फ दिखावा करता है? नहीं, उसकी आंखों में आज डर नहीं बल्कि सच्चाई दिख रही थी। रात को घर लौटकर अनन्या अपने आईने के सामने खड़ी थी। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं मूर्ख नहीं बन सकती। वो चालाक बिजनेसमैन है, लेकिन आज उसने सचमुच बच्चों की जान बचाई। कोई दिखावे के लिए ऐसा नहीं करता। उसकी डायरी में उस रात सिर्फ एक लाइन लिखी गई, आरव मेहरा, तुम कौन हो असल में? आग वाले हादसे के बाद से पूरे शहर में चर्चा थी। कलेक्टर मैडम और बिजनेसमैन ने मिलकर बच्चों की जान बचाई। मीडिया हर जगह उनकी तस्वीरें दिखा रहा था। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर धुएं में खड़े, बच्चों को गोद में लिए। अनन्या ने कोशिश की कि इस विषय पर किसी से बात ना करे, लेकिन उसके दिल की गहराई में कहीं हलचल थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो टेबल पर एक गुलाब रखा मिला, उसके साथ एक छोटा सा नोट। लोग कहते हैं आप लोहे की बनी है, लेकिन कल मैंने आपको आग के बीच बच्चों को संभालते देखा और मुझे यकीन हो गया कि आपके दिल में भी गहरा समंदर है, आरव। अनन्या ने गुलाब उठाकर एक पल सोचा और फिर सीधे डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन नोट उसने फाड़ा नहीं, वो फाइल के बीच दबाकर रख दिया। उसी शाम शहर के एक बड़े होटल में महिला उद्यमियों के लिए कॉन्फ्रेंस थी। अनन्या को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, उसने देखा फ्रंट रो में आरव बैठा है। ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है, उसने मन ही मन सोचा। स्पीच खत्म होने के बाद होटल के गार्डन में हल्का डिनर था। अनन्या अकेली एक कोने में खड़ी जूस पी रही थी। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, आप भीड़ से दूर खड़ी रहती हैं, जैसे दुनिया से कटकर। अनन्या पलटी, और आप भीड़ के बीच रहकर सबका ध्यान खींचते हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो बस एक ही शख्स पर है। आरव की आवाज़ गहरी थी। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। आपको लगता है ये सब कहकर मैं प्रभावित हो जाऊंगी? आरव हल्के से मुस्कुराया, नहीं, मुझे तो बस सच्चाई कहने की आदत है। इतना कहकर उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये आपके लिए। अनन्या ने चौंक कर कहा, देखिए, अगर ये कोई गहना वहना हुआ तो मैं। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना फाउंटेन पेन था। ये मेरे पिताजी का है। वो कहते थे कलम हमेशा तलवार से बड़ी होती है। मुझे लगा ये आप जैसी ईमानदार आईएएस अफसर के पास होना चाहिए। अनन्या कुछ पल शब्दों से खाली रह गई। उसने धीरे से पेन लिया और बस इतना ही कहा, थैंक यू। उसके लहजे में पहली बार नरमी थी। डिनर खत्म होते ही दोनों होटल से बाहर निकले। बारिश शुरू हो चुकी थी। अनन्या छतरी निकालने ही वाली थी कि अचानक हवा से छतरी उलट गई। आरव ने तुरंत अपनी जैकेट उसके सिर पर तान दी। पागल हैं आप? अनन्या ने कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थी। सड़क की लाइट्स के नीचे वो कुछ पल अलग ही था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अनन्या तुरंत दूरी बनाई और बोली, देखिए, ये सब फिल्मी डायलॉग्स मुझ पर असर नहीं करेंगे। मैं आईएएस हूँ, मेरे लिए काम और सिद्धांत पहले है। आरव हंस पड़ा और बोला, मेरे लिए आप सबसे पहले हैं।
काम और पैसा तो हमेशा से मेरे पास है। उस रात अनन्या घर लौटी तो उसने फिर डायरी खोली। क्यों मैं उसकी बातें याद करती हूँ, क्यों उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है? ये कमज़ोरी है या इंसानियत? मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। लेकिन जब उसने डायरी बंद की तो उसकी उंगलियों में वही फाउंटेन पेन था। भोपाल में झील के किनारे शाम ढल रही थी, पानी पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अनन्या अक्सर यहाँ आती थी, भीड़ भाड़ और तनाव से दूर, लेकिन आज जब वो झील के किनारे बैठी तो उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। लगता है शहर की सबसे सख्त आईएएस अफसर को भी कभी कभी अकेले बैठना पसंद है। उसने पलट कर देखा, वही आरव। आप मुझे फॉलो करते करते थकते नहीं हैं? अनन्या ने आंखें तरेरी। आरव हंस पड़ा। जब कोई मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ता तय करने में थकान कैसी? अनन्या ना चाहकर भी मुस्कुरा दी, लेकिन तुरंत चेहरा संभाल लिया। देखिए, यहाँ मैं ऑफिशियल काम के लिए नहीं आई, थोड़ी शांति चाहिए तो मैं भी शांति से बैठ जाता हूँ। आरव ने उसके बगल में दूरी बनाकर जगह ले ली। कुछ देर दोनों खामोश रहे। झील के पानी पर लहरें उठ रही थी। अचानक आरव ने कहा, आप जानती हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, सब मेरे पैसे और ताकत से डरते हैं, लेकिन पहली बार कोई है जिससे मैं खुद डरता हूँ। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप मुझसे डरते हैं? हाँ, आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि आप मुझे वो बना देती हैं जो मैं कभी किसी के सामने नहीं बन पाया। दूसरों के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपके सामने मैं बस एक आदमी हूँ जो आपको देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अनन्या कुछ पल खामोश रही। हवा में जैसे एक अजीब सी मिठास घुल गई थी। आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आप कभी हंसती क्यों नहीं? आपकी मुस्कान शायद इस झील से भी खूबसूरत होगी। अनन्या ने हल्की हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हंस पड़ी। आप वाकई पागल हैं। हाँ, आरव ने तुरंत कहा, लेकिन सिर्फ आपके लिए। दोनों की हंसी गूंज उठी। पहली बार अनन्या ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। अचानक बिजली चली गई और झील के किनारे अंधेरा फैल गया। हवा और तेज हो गई। अनन्या ने हल्की घबराहट से कहा, काफ़ी देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। जैसे ही वो उठी उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि आरव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए वो उसके बिल्कुल करीब आ गई। दोनों की आंखें टकराई। आसपास सन्नाटा था, बस हवा और पानी की आवाज़। आरव ने धीमे से कहा, अगर आप चाहें तो ये दूरी हमेशा के लिए मिट सकती है। अनन्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत खुद को संभाला और थोड़ा पीछे हट गई। ये सब इतना आसान नहीं है मिस्टर मेहरा। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे फ़र्ज़ की भी है। आरव मुस्कुराया और बोला, और मेरा फ़र्ज़ है आपकी इज्जत करना। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। आरव ने सोचा, यही वो पल है जब उसे अपने दिल की बात खुलकर कहनी ही होगी। वो थोड़ा शांत हो गया। वो धीरे से उसके थोड़ा और पास आया। अनन्या ने उसकी ओर देखा और थोड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? आरव की आंखों में गहराई थी। उसने कहा, चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने शब्दों को समेट नहीं पा रहा हूँ। जब तुम्हारे पास होता हूँ तो लगता है सब कुछ कह दूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं शब्द कम ना पड़ जाएं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, आरव, तुम बिजनेस की दुनिया में इतने स्ट्रांग हो, सब तुम्हें मानते हैं, लेकिन ये डर, ये हिचक क्यों? आरव ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ कोई इंसान नहीं हो, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं अब तक अपने दिल को संभाले चला आ रहा हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ सबके लिए, लेकिन तुम्हारे सामने मैं बस एक इंसान हूँ जो तुम्हें पूरे दिल से चाहता है। ये सुनकर अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही भावनाओं का सैलाब भी। हवा थोड़ी तेज हुई और शॉल उसके कंधे से फिसलकर गिर गया। आरव ने झुककर उसे उठाया और धीरे धीरे से उसके कंधों पर डालते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। उनके बीच की दूरी अब कुछ इंचों की रह गई थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही है। उसने कहा, आरव, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा अपने दिल को कठोर बनाए रखा। बचपन से जिम्मेदारियां ही मेरे साथ रही, लेकिन जब तुम पास आते हो तो लगता है कि शायद मुझे भी किसी पर भरोसा करने का हक है, किसी के साथ अपनी कमजोरी बांटने का हक है।
आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके गाल पर हल्के से हाथ रखा। उसकी उंगलियों का स्पर्श अनन्या को भीतर तक छू गया। उसने धीरे से कहा, तो मुझे वो हक दे दो अनन्या, मुझे तुम्हारा सहारा बनने दो, तुम्हें चाहने का, तुम्हारे लिए जीने का हक दे दो। अनन्या की आंखों से अनजाने में आंसू निकल पड़े। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आरव, तुमने मेरे दिल की सबसे गहरी दीवार को तोड़ दिया है। मैं हमेशा सोचती थी कि प्यार मेरे लिए नहीं बना, लेकिन आज लग रहा है शायद मैं गलत थी। आरव ने उसके आंसू पोंछे और उसके होठों की तरफ देखा। दोनों की आंखें कुछ देर तक एक दूसरे में डूबी रही। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। आरव झुककर उसके लबों पर एक हल्की सी किस कर दी। वो किस मासूम सी थी, लेकिन इसमें वो सारी बातें थी जो अब तक अनकही थी। अनन्या ने भी उसे रोकने के बजाय अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। किस गहराता गया और उसमें उनकी सारी भावनाएं, उनकी सारी चाहतें बह गई। कुछ पल बाद दोनों अलग हुए, लेकिन अब उनके बीच कोई दीवार नहीं बची थी। आरव ने उसके माथे पर किस किया और फुसफुसाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या, जितना कभी सोचा भी नहीं। अनन्या ने उसके सीने पर सिर रख दिया और धीरे से कहा, और मैं तुमसे, जितना खुद से भी नहीं। उस पल झील का पानी भी जैसे और चमक उठा। शाम का आकाश उनके प्यार का साक्षी बन गया। हवा ने उनके चारों ओर एक अजीब सी मिठास फैला दी। दोनों वहीं खड़े रहे, बिना कुछ और कहे। अब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके दिल सब कुछ कह चुके थे। उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब भी उन्हें वक्त मिलता, वे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी मुलाकातों में अपने प्यार को जीते। कभी झील के किनारे हाथों में हाथ डाले बैठना, कभी ऑफिस के बाद अचानक मिलने आ जाना। अनन्या अपनी सख्त जिम्मेदारियों में भी उसके ख्यालों में खो जाती, और आरव अपनी बिजनेस मीटिंग्स के बीच उसके मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देता। प्यार अब दोनों के लिए सांसों की तरह ज़रूरी हो गया था, लेकिन ज़िंदगी उतनी आसान कहाँ होती है। अनन्या एक IAS अफसर थी। उसका दिन भर भाग दौड़ और फैसलों से भरा होता था। वहीं आरव की बिजनेस की दुनिया उसे बांध कर रखती। शुरुआत में दोनों ने सोचा था कि समय के टुकड़ों में ही सही, लेकिन वो प्यार को जी लेंगे। पर कुछ ही दिनों में ये बोझिल होने लगा। अनन्या ने कई बार नोटिस किया कि जब वो खाली होती, आरव किसी डील में उलझा होता, और जब आरव उसे समय देना चाहता, अनन्या किसी सरकारी मीटिंग या फील्ड विजिट पर होती। धीरे धीरे ये खामोशी उनके बीच जगह बनाने लगी। एक दिन अनन्या पूरे दिन के थकाऊ काम के बाद आरव से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। आरव केबिन में बैठा था। सामने फाइलों का ढेर था, माथे पर पसीना और चेहरा तनाव से भरा हुआ। अनन्या ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे सामने बैठ गई। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। होठों पर थकी हुई मुस्कान आई, लेकिन अनन्या के चेहरे पर उदासी गहरी थी। क्या हुआ अनु? आरव ने पूछा। अनन्या ने धीमी आवाज़ में कहा, आरव, क्या अगर मैं मिल गई हूँ तो तुम्हारा प्यार कम हो गया है, या फिर तुम्हें अब वक्त निकालना मुश्किल हो गया है? आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने फाइलें धीरे से बंद कर दी, कुर्सी से उठकर उसके पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में थकान भी थी और सच्चाई भी। अनन्या, प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि इतना बढ़ गया है कि अब दूरियां सहन नहीं होती। मैं मजबूर हूँ काम की वजह से, पर इन मजबूरियों के बिना मैं नहीं रह सकता। बिजनेस मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी तुम हो। मैं सोचता हूँ तुम्हारे बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अनन्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तो फिर क्यों ये दूरियां हैं? आरव ने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों पर अपने होठ रखे। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ अनु, मैं अब ये दूरियां और नहीं झेल सकता। मैं अपनी परेशानियों को अकेले झेलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर खुशी, हर गम, हर हार और हर जीत तुम्हारे साथ बांटूं। अब मैं तुम्हें सिर्फ अपने सपनों में देखने से थक चुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, हमेशा के लिए। इतना कहकर वो अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। अंदर एक खूबसूरत सी रिंग चमक रही थी। अनन्या की सांसें थम सी गई। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनन्या, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी? अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह तुम्हारे साथ उठूँ और हर रात तुम्हारे बाहों में सोऊं। मेरी हर मुस्कान तुम्हारे नाम हो और मेरे हर आंसू पर तुम्हारा हाथ हो। विल यू मैरी मी? कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी।
अनन्या की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वो कांपते होठों से बोली, आरव, तुमने मुझे हमेशा मजबूत कहा, लेकिन आज तुमने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम मेरी ताकत हो आरव। आरव की आंखें चमक उठी। उसने झटके से अनन्या को बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से मिल गई। उसने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, अब कभी कोई दूरियां नहीं होगी अनन्या, अब सिर्फ हम होंगे, और मैं और तुम। उसने रिंग उसकी उंगली में पहनाई और उसके होठों पर एक गहरी भावुक किस रख दी। वो किस उनके वादे की तरह थी, हमेशा के लिए अटूट और पवित्र। अनन्या ने भी उसे कसकर थाम लिया, जैसे कह रही हो कि वो अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें लुढ़क रही थी, जैसे पूरी दुनिया उनके मिलन का जश्न मना रही हो। अनन्या ने उसकी छाती पर सिर रख दिया और कहा, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ कलेक्टर साहिबा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि एक बंधन बन चुका है। एक ऐसा बंधन जो हर कठिनाई, हर दूरी, हर मुश्किल पर भारी पड़ेगा। और उस बंधन का नाम था शादी। शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर थी। आरव ने हर चीज़ खुद अपने हाथों से चुनवाई थी, फूलों का रंग, लाइटिंग का अंदाज, यहाँ तक कि मंडप का कपड़ा भी। वो चाहता था कि अनन्या की ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन हो। अनन्या भी थोड़ी थोड़ी संकोच और खुशी के बीच खोई हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसी अनाथ लड़की, जिसने बचपन से ही अकेलेपन और संघर्ष के सिवा कुछ नहीं देखा, आज इस तरह किसी के जीवन की सबसे अहम हिस्सा बनेगी। उसी दौरान एक शाम, जब अनन्या शादी के कार्ड्स की फाइनल लिस्ट देख रही थी, अचानक उसके केबिन में किसी ने दस्तक दी। उसने सोचा आरव होगा, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। कंधे झुके हुए थे, लेकिन आंखों में ठंडापन था। उनकी नज़र जैसे अनन्या को परख रही थी। आप? अनन्या ने विनम्रता से पूछा। वो आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया और गहरी आवाज़ में बोला, मैं आरव का पिता हूँ। अनन्या हड़बड़ा गई। उसने तो सुना था कि आरव का कोई पिता नहीं है, या यूं कहें कि आरव ने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया, लेकिन आज सामने खड़े व्यक्ति की पहचान ने उसे चौंका दिया। आरव का पिता? उसकी आवाज़ कांप गई। वो आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि मेरे बेटे की शादी किससे होने वाली है। लेकिन अब देखकर अफसोस हो रहा है। एक अनाथ लड़की। उनकी आवाज़ में व्यंग और तिरस्कार साफ झलक रहा था। अनन्या की सांसें रुक सी गई। उसने संयम बनाए रखने की कोशिश की। जी, मैं अनाथ हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? वो आदमी पास आकर बोला, मतलब ये है कि तुम जैसे लोग हमारे खानदान में जगह पाने लायक नहीं हो। मेरे बेटे की दुल्हन बनने का सपना भूल जाओ। एक बहू में वंश, खानदान और नाम देखा जाता है, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम मेरे बेटे की पत्नी नहीं बन सकती। अनन्या के भीतर जैसे किसी ने खंजर भोंक दिया। उसने कभी अपने अनाथ होने की कमजोरी नहीं माना था, लेकिन आज ये शब्द उसे चीर गए। लेकिन आरव मुझे प्यार करता है। उसकी आंखें भर आई। प्यार? आदमी ने हंसते हुए कहा, प्यार भूख नहीं मिटाता, नाम नहीं देता। औरत को ससुराल में इज्जत चाहिए होती है, जो प्यार नहीं देता। और तुम्हें वहाँ सिर्फ ताने मिलेंगे। मैं साफ कह रहा हूँ, अगर तुमने आरव से शादी की तो मैं उसे हमेशा के लिए त्याग दूंगा। अनन्या स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते होठों से कहा, आरव, आरव ने क्यों नहीं बताया कि आप उसके पिता हैं? वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि वो जानता था कि मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होऊंगा। और वो आरव मेहरा है। तुम्हारे जैसी कितनी अनन्या उसकी ज़िंदगी में आई और गई होंगी। अनन्या का दिल जैसे टूट गया। तो ये सच था, आरव ने उससे इतना बड़ा राज छुपाया। वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी, और वो उसके अतीत की इतनी अहम बातें छुपाए बैठा था। उसका मन चाहा कि अभी जाकर आरव से पूछे, तुमने ये क्यों छुपाया? लेकिन उसी पल उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। उसकी आंखों में अविश्वास और चोट साफ थी। वो आदमी जाते जाते आखिरी बार कर गया, सोच लो लड़की, तुम्हें अगर सच में आरव की भलाई चाहिए तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि एक अनाथ लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
अनन्या की आंखों में आंसू देखकर वो आदमी एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही अनन्या ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल बिखर चुका था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने सिर पकड़ लिया। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या आरव ने सच में उससे प्यार में ईमानदारी बरती थी या फिर उसके पिता की बातें सच थी। अनन्या इतनी कमज़ोर लड़की नहीं थी, लेकिन पहली बार उसने ज़िंदगी में प्यार को महसूस किया था। बचपन से ही उसने रिश्तों को नहीं जाना। रिश्तों की कमी हमेशा उसे खली। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी और अनाथ आश्रम की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पर पहुंची थी। लेकिन आज उसे आरव का प्यार कमज़ोर कर रहा था। किसी की बातों में वो इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी। लेकिन आरव के पिता की बातें सुनकर आरव पर एक बार अविश्वास की झलक आ गई, क्योंकि आरव को खोने का पहली बार डर उसके दिमाग में आया था, जो उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर चुका था। उस रात अनन्या ने आरव का सामना नहीं किया। जब आरव उत्साह से आकर बोला कि मंडप सज रहा है और उसके पसंदीदा फूल भी मंगवा लिए हैं, तो अनन्या ने बस फीकी मुस्कान दी। आरव हैरान था कि उसकी अनन्या इतनी चुप क्यों है, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके पीछे कौन सा तूफान उठ चुका है। अनन्या के दिल में अब एक नई खाई बन चुकी थी, आरव के पिता के शब्दों की और आरव की चुप्पी की। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अनन्या कल आरव के पिता को कैसे सबक सिखाएगी, इस पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।